हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी, यानी कि ओबीसी के अंदर जो सब कैटेगराइजेशन की बात करी जा रही है, इसके ऊपर हम पूरा जो एडिटोरियल है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ये जो हमारा एडिटोरियल है ये अगस्त मंथ के एडिटोरियल से लिया गया है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। ये हमारी दूसरी वीडियो होने वाली है विजय बैच की। अगर इसके पहले की पहली वीडियो जो कि हमारा था कि टेररिज्म इन पाकिस्तान, उसको नहीं देखा तो उसको भी जाकर के वॉच करिएगा। और जो भी आपका फीडबैक होता है वो फीडबैक और सजेशंस आप हमें दे सकते हैं। आपके सजेशंस और फीडबैक से हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी और आगे आने वाले सेशंस के अंदर हम बहुत सारे बदलावों के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। अगर मैं बात करूं कॉन्टेक्स्ट की, तो कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम क्या देख सकते हैं, ये जो हमारा न्यूज़ है सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी, ये न्यूज़ में क्यों रहा, इसकी अगर मैं बात करूं तो अभी हुआ क्या था कि रिसेंटली जस्टिस जी रोहिणी हेडेड कमीशंस फॉर द सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, जिसे हम ओबीसी कहते हैं, सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन द इशू टू द माइनॉरिटी ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अभी हुआ क्या था कि जस्टिस जी रोहिणी कमेटी ने, जो कि हमारे जी रोहिणी से इस कमीशन को हेड कर रही थी, इसलिए इसका नाम जो है वो जस्टिस जी रोहिणी कमीशन पड़ा। इन्होंने क्या करा कि सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के ऊपर अपनी जो रिपोर्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को क्या करी, सबमिट करी। इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने क्या कहा, क्या क्या चीजें हैं, वो सारी ही चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिजर्वेशन पॉलिसीज इन इंडिया, भारत के अंदर जो रिजर्वेशन पॉलिसीज है वो क्या है। अगर मैं इसकी बात करूं तो जो हमारा रिजर्वेशन है वो क्यों होता है, इसकी क्या नीड है, तो सबसे पहली नीड तो हमारी ये है कि फॉर द फेयर रिप्रेजेंटेशन, यानी कि रिजर्वेशन के माध्यम से हम क्या करते हैं, लोगों को सही तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि फॉर द फेयर रिप्रेजेंटेशन वी नीड रिजर्वेशन। अगर मैं बोलूं तो दे हैव बीन एन ऑन गोइंग डिबेट विद एन एम टू इंश्योरिंग फेयर रिप्रेजेंटेशन फॉर द हिस्टोरिकली ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज इन द जॉब्स एंड एजुकेशन। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि जो हमारा रिजर्वेशन है ये क्या कहता है, रिजर्वेशन पे जब भी डिबेट हुई, जब भी इस पे बातचीत हुई, तो इसका लक्ष्य क्या निकल के आया, इसका एम जो है वो ये निकल के आया कि जो हम रिजर्वेशन देते हैं इसका मतलब ये होता है कि हिस्टोरिकली, यानी कि जो भी इतिहास के अंदर ऐसी कम्युनिटीज रही हैं जिनको ऑप्रेस किया गया, जिनको दबाया गया, बोलते हैं ना कि ऐसी जातियां जिनके साथ पहले जो है वो अमानवीय व्यवहार किए जाते थे, अमानवीय तो नहीं बोल सकते लेकिन फिर भी उनके साथ कुछ भेदभाव किए जाते थे, ऐसे जातियों को उनका हक दिलाने के लिए हम क्या करते हैं, उनका हक दिलाने के लिए, उनको जॉब दिलाने के लिए, उनको अच्छी एजुकेशन दिलाने के लिए हम रिजर्वेशन की पॉलिसीज को लेकर के आते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज रिजर्वेशन, तो हम बोलेंगे कि फॉर द फेयर रिप्रेजेंटेशन वी नीड रिजर्वेशन। रिजर्वेशन जो है वो फेयर रिप्रेजेंटेशन को कहीं ना कहीं शो करता है। और अगर हम बात करें तो रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि दिस हैव बीन ऑन ऑनगोइंग डिबेट विद द एम ऑफ इंश्योरिंग फेयर रिप्रेजेंटेशन फॉर हिस्टोरिकली ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज इन जॉब एंड एजुकेशन। तो ये हमारी क्या होती है, बिल्कुल डेफिनेशन के तौर पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं डिबेट ऑन इक्वल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट, अब बात ये होती है कि रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से, यानी कि जो हमारा रिजर्वेशन होता है उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, हमारा ये एम होता है कि हम लोगों को सही जगहों पर इक्वल वे में क्या करें, रिप्रेजेंट करें। लेकिन जो इक्वल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट है, यानी कि इस रिजर्वेशन की जो बेनिफिट्स है ना, वो क्या इक्वल शेयर होती हैं, क्या वो सभी को बराबर मात्रा में मिलती हैं, इसके ऊपर काफी समय से डिबेट होता आया है। और अगर हम इसके डिबेट की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि हाउएवर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट अमंग ओबीसीज हैज लेड टू द आइडिया ऑफ सब कैटेगराइजेशन टू इंश्योर दैट ऑल कम्युनिटीज रिसीव एन इक्वल शेयर ऑफ द बेनिफिट्स। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है हाउएवर, यानी कि हालांकि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है ओबीसी के अंदर जो बेनिफिट्स है, यानी कि जो हमारा रिजर्वेशन का बेनिफिट है ओबीसी के अंदर, उसके अंदर हमें अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो देखने को मिला है। और ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये क्या कर रहा है, लीड कर रहा है आइडिया ऑफ द सब कैटेगराइजेशन, यानी कि हमारे अंदर, हमारे दिमाग के अंदर ये विचार जो है वो लेकर के आ रहा है कि कहीं ना कहीं हमें क्या कर देना चाहिए, हमें जो ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन जो है वो कर देना चाहिए, ताकि जितनी भी हमारी अदर कम्युनिटीज हैं जो कि ओबीसी की हैं, जिनको मौका नहीं मिल पा रहा है, वो भी इसका जो बेनिफिट है वो उठा पाए। तो कहीं ना कहीं जो डिबेट ऑन इक्वल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट है ये कहता है कि हालांकि ये देखा गया है कि ओबीसी के अंदर बहुत सारी जातियां हैं, लगभग 994 जातियां जो हैं वो ओबीसी के अंदर आती हैं, और इनके अंदर भी ये देखा गया कि ये जो 994 जातियां हैं ना, इनको अनइक्वल ट्रीट किया जाता है जो
रिजर्वेशन है वो सभी को बराबर नहीं मिल पाता। तो कहीं ना कहीं ये जो विचारधारा है, ये जो बात है ना, वो लोगों के दिमाग में आई और लोगों ने कहा कि हो सकता है कि क्या करें, हम सब कैटेगराइजेशन करें ओबीसी का, जिसके मदद से क्या होगा कि जो भी हमारे नॉन बेनिफिशियरी हैं, जिनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं उनको भी इस रिजर्वेशन का बेनिफिट जो है वो मिल जाए। दूसरा जो बात है वो ये है कि सिमिलर डिबेट आर currently taking place for the SC and ST, raising the questions of whatever subcategorization is necessary for all minority group। कहने का क्या मतलब है, अभी तो हम बात कर रहे हैं ओबीसी की, बट क्या ऐसा ओबीसी में ही है? हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं। अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में तो हमने देखा कि जो क्या है कि जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रिजर्वेशन की, वो तो प्रॉब्लम करती ही करती है, लेकिन क्या ये एक ओबीसी में ही है? तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये हमारे एससी और एसटी के जो रिजर्वेशन है उसके अंदर भी हमें यही चीज देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं ये भी एक प्रश्न खड़ा करती है कि क्या हमें माइनॉरिटी ग्रुप्स के अंदर भी इस तरीके के बोल सकते हैं कि सब कैटेगराइजेशन को लेकर के आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए, क्या इसकी आवश्यकता है या फिर नहीं है? तो कहीं ना कहीं ये भी एक हमारे पास क्वेश्चन आके खड़ा हो जाता है जब भी हम बात करते हैं डिबेट ऑन इक्वल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट की, यानी कि लोगों को क्या उनके बेनिफिट्स को इक्वल शेयर में बांटा जा रहा है, जो हमारा रिजर्वेशन है वो जो बेनिफिट्स है वो क्या सभी को बराबर वे में बांटा जा रहा है या नहीं बांटा जा रहा है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की, इसके अंदर क्या लिखा गया है कि डाटा रिगार्डिंग द ओबीसी रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ओबीसी का जो रिप्रेजेंटेशन है इसके एक डाटा को जो है वो पब्लिक करा गया, क्योंकि इसके ऊपर काफी रिसर्चेस हुई, काफी जांच पड़ताल हुई। तो इसके बाद क्या हुआ कि एक डाटा जो है वो निकाला गया और उस डाटा के माध्यम से कुछ हमारे जो फैक्ट हैं जो कि हम जानेंगे। वो क्या कहता है कि बेनिफिट ऑफ 25% ऑफ सब कास्ट, यानी कि बेसिकली जो ओबीसी के अंदर 25% सब कास्ट है ना, वो क्या कर रहे हैं 97% जो जॉब्स हैं, जो एडमिशन है, यानी कि कहीं ना कहीं 97% जो हमारे बेनिफिट्स है ना, वो 25% जो सब कास्ट ऑफ द ओबीसीज हैं वो क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट ले रहे हैं। ये हमें पता कैसे चला? हमें पता ऐसे चला क्योंकि द रोहिणी कमीशन एनालाइज्ड 1.3 लाख सेंट्रल जॉब्स एंड ओबीसीज एडमिशन, यानी कि हमारी एक रोहिणी कमीशन जो है वो बनाई गई। उस कमीशन ने क्या किया, एनालाइज किया 1.3 लाख सेंट्रल जॉब्स और ओबीसी के एडमिशंस को। ये एडमिशंस कहाँ कहाँ थे मैं बताऊंगा। ये एडमिशंस आपको आईआईटी में थे, एनआईटी में थे, नीट में थे, जो हमारे अलग अलग एग्जाम्स होते हैं उस एग्जाम्स के अंदर जो ओबीसी ने एडमिशन लिए, कुछ हमारे सेंट्रल जॉब्स होते हैं उसके अंदर जो ओबीसी कैटेगरी से जॉब जिन्होंने पाए उनको जब एनालाइज किया गया तो 1.3 लाख एनालाइज जब हमने ऐसी चीजें करी तो हमने क्या पाया, हमने पाया कि 97% ऑफ द बेनिफिट्स वेंट टू जस्ट 25% ऑफ द कास्ट। कहने का मतलब यह है कि 97%, सोच के देखिए, यानी कि मान लीजिए आपके पास 100 जॉब्स हैं और आपके पास 100 पीपल हैं, लेकिन जो कि क्या हो गए, जो कि अलग अलग कास्ट से आते हैं लेकिन है सारे ओबीसी ही। अब होता क्या है कि इन 97% जॉब्स के पीछे जो लोग थे वो तो 100 लोग थे, लेकिन इनका सिलेक्शन रेशियो कैसा रहा, तो 25% जो लोग हैं ना, इन 100 में से 97% जॉब्स उन 25% कम्युनिटी के पास चली गई और बाकी के जो 3% थे ना वो केवल 75% लोगों के पास ही रही। कहने का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ रिजर्वेशन का। तो ये जो चीज है ना वो बताती है कि जो रिप्रेजेंटेशन है, हम बोल सकते हैं रिजर्वेशन के माध्यम से, वो अनइक्वल हो गई है, मतलब कि वो बराबर नहीं रही है। वे लोग जो ओबीसी में भी काफी ज्यादा हाई फाई हैं, जो काफी ज्यादा रिच हैं, वो क्या करते हैं, इन सारी ही चीजों का फायदा उठाते हैं और कहीं ना कहीं जो अदर ओबीसीज हैं जो कि नॉन रिच हैं, उनका जो कहीं ना कहीं जो बोल सकते हो कि बेनिफिट्स है जो उनको मिलना चाहिए वो भी इनके ही मिल जाता है। तो यानी कि बेनिफिट्स ऑफ 25% सब कास्ट की अगर मैं बात करूं तो हमने देखा कि रोहिणी कमीशन जो है उसने एनालाइज किया 1.3 लाख सेंट्रल जॉब्स को, जिसके अंदर उसने बताया कि जो ओबीसी के एडमिशन हुए थे या फिर जो सेंट्रल जॉब्स रही थी उसके अंदर ऐसा देखा गया कि 97% ऑफ द बेनिफिट्स जो है वो केवल 25% ऑफ द कास्ट को जो है मिल गए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो डिसप्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन है ना वो डिसप्रपोर्शनेट हो गया है। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि द रिपोर्ट हाईलाइटेड दैट आउट ऑफ 994 ओबीसी सबकास्ट ओनली 25 कम्युनिटीज रिसीव्ड 24.95% of the benefits with 37% of OBC communities receiving 0% रिप्रेजेंटेशन। यानी कि कहने का मतलब क्या है, सोचिए, मैं बात कर रहा हूँ रिप्रेजेंटेशन की, यानी कि रिजर्वेशन के माध्यम से आने वाले लोग जो कि रिप्रेजेंट करते हैं उनकी मैं बात करूं तो एक जो रिपोर्ट थी ना, ये जो रिपोर्ट है रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट, इसने क्या किया, ये हाईलाइट करती है कि 994 ओबीसी सबकास्ट के अंदर से
25% कम्युनिटी जो है ना, यानी कि लगभग 994 लोगों में से 25 कम्युनिटी यानी कि 25 जातियां ऐसी हैं जो कि 24.9% जो जॉब्स हैं, जो बेनिफिट्स हैं, वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती हैं। जबकि इन्हीं 994 जो हमारे सब कास्ट है ओबीसी के अंदर, उनमें से 37% ओबीसी कम्युनिटीज ऐसी हैं जो कि कोई भी रिप्रेजेंटेशन यानी कि जीरो रिप्रेजेंटेशन वो रिसीव करती हैं। आप मेरी बातों को अगर समझ पा रहे हो तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कहीं ना कहीं जो रिप्रेजेंटेशन है ना, वो डिसप्रपोर्शनेट हो गया है। वो अब जो पहले जो रिजर्वेशन लाया गया था, वो क्यों लाया गया था? ताकि जो सभी लोग जो हैं उनको बराबर किया जा सके, उनको अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से बचा करके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ ले जाया जाए। लेकिन हुआ क्या कि जो लोग हैं ना, उन्होंने इसका गलत तरीके से यूज करना स्टार्ट कर दिया, और अभी ये हाल है कि 994 ओबीसी की जातियों में से हमने देखा कि 25 जो जातियां हैं ना, वो 24.9% यानी कि 24.95% जो हमारे बेनिफिट्स हैं वो अवेल कर रही हैं। लेकिन इसी 994 ओबीसीज में से 37% जो हमारे ओबीसी की कम्युनिटीज है ना, उनको कोई भी रिप्रेजेंटेशन मिल ही नहीं पा रहा। तो सोचने वाली बात है कि कितना बड़ा डाटा है अगर हम इसकी बात करते हैं इस डाटा की। तो इसके अलावा हमारा तीसरा पॉइंट क्या होता है कि मिनिमम रिप्रेजेंटेशन फॉर द मेनी कम्युनिटीज, यानी कि कई सारी कम्युनिटीज ओबीसी के अंदर ही ऐसी हैं जिनका जो रिप्रेजेंटेशन है ना, वो बहुत ही कम है। अगर इस डाटा की अगर मैं बात करूं तो ये डाटा क्या कहता है कि द रिपोर्ट फाउंड दैट 2.68% जॉब्स एंड एडमिशन वर शेयर अमंग्स 994 ओबीसी सबकास्ट, यानी कि जो 994 ओबीसी सबकास्ट है ना, उनको मात्र कितना 2.68% जो जॉब्स हैं और जो एडमिशंस हैं वो दिए जाते हैं। इंडिकेटिंग, ये जो चीज है ना, वो इंडिकेट करता है दैट नीड ऑफ सब कैटेगराइजेशन फॉर द मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट अमंग द ओबीसी कम्युनिटीज। और ये जो हमारे डाटा है ना, ये क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि कहीं ना कहीं हमें ओबीसी के अंदर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अगर हमें हमारी जो आरक्षण है, जो हमारा रिजर्वेशन है, उसको सही ढंग से ओबीसी कम्युनिटीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमें क्या करना होगा, इस ओबीसी के अंदर सब कैटेगराइजेशन को लेकर के आना होगा। ये सारी बातें जो है वो हमें इस डाटा से पता लगती है। अब हम बात ये करेंगे कि वाई सब कैटेगराइजेशन नेसेसरी, यानी कि जो हमारी सब कैटेगराइजेशन है ना, ये नेसेसरी क्यों है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे, क्योंकि ओबीसी की हम बात कर रहे हैं, तो ओबीसी के अंदर जो है वो इनइक्वालिटीज देखने को मिलती है। इनइक्वालिटीज विद इन ओबीसी, यानी कि ओबीसी के अंदर जो इनइक्वालिटीज हैं, असमानताएं हैं, उनको अगर हम पॉइंट आउट करें और हम बताएं कि देखो ये जो कारण है ना, वो हमारे कैटेगराइजेशन होने के लिए जो है वो काफी ज्यादा 4 पॉइंट में जा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपसे इस पे एग्जाम के अंदर फॉरेन एंगेजमेंट पूछता है, तो 4 पॉइंट के अंदर तो आप ये लिख सकते हैं ना कि इनइक्वालिटीज विद इन ओबीसी, यानी कि ओबीसी के अंदर इनइक्वालिटीज है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सब कैटेगराइजेशन को लेकर के आ सकते हैं ओबीसी के अंदर। while OBC as a whole benefit from the reservation, the benefit are नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल ओबीसी कम्युनिटीज, यानी कि जो ओबीसी एज अ होल की मैं बात करूं, तो जो रिजर्वेशन है ना, वो सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। अगर मैं बात करूं ओबीसी कम्युनिटीज के अंदर, सम ऑफ द मोर अफ्लुएंट ओबीसीज, यानी कि कुछ ऐसे ओबीसी जो काफी ज्यादा अफ्लुएंट है, अफ्लुएंट का मतलब होता है रिच होना, तो जो ऐसे ओबीसी जो काफी ज्यादा अफ्लुएंट है, काफी ज्यादा रिच है, ऑफन गेन द मोस्ट फ्रॉम द 27% कोटा। कहने का मतलब ये है कि आपको भी पता होगा कि जो हमारे कोटास है, जो हमारे रिप्रेजेंटेशन है, उसके अंदर हमने क्या देखा, जो हमारा रिजर्वेशन है ना, उसमें ओबीसी को लगभग 27% जो रिजर्वेशन है वो दिया गया है। और इस 27% रिजर्वेशन के अंदर हमें यह पता लगता है कि कुछ ओबीसी के कास्ट जो बहुत ज्यादा अफ्लुएंट है, बहुत ज्यादा रिच है, वो क्या करते हैं कि 27% ऑफ द कोटास जो कि ओबीसी को दिया गया था, उसमें से मैक्सिमम पार्ट जो है वो वही लोग यूज करते हैं, उसका बेनिफिट इन रिच ओबीसी को मिल जाता है, लीडिंग टू अ लार्ज नंबर ऑफ द इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड ओबीसी कम्युनिटीज मिसिंग आउट ऑन अपॉर्चुनिटीज। और इसके वजह से होता क्या है कि जो हमारी बहुत बड़ी संख्या में जो इकोनॉमिकली यानी कि आर्थिक, सोशली यानी कि सामाजिक जो बैकवर्ड ओबीसी हैं, जो पिछड़ी जातियां हैं, वो लोग का क्या होता है, उन लोगों को कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज जो है वो नहीं मिल पाती, और उनके जो अपॉर्चुनिटी है वो कहीं ना कहीं मिस हो जाती है। तो ये हमारा पहला पॉइंट होता है कि जो हमें सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए, इसको ये बताता है। दूसरा हमारा पॉइंट क्या होता है, डिस्पैरिटीज डिस्पाइट रिजर्वेशन, यानी कि भैया रिजर्वेशन के बाद भी हमें क्या मिलती है, डिस्पैरिटी मिलती है। डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है कि भिन्नताएं मिलती हैं, मतलब समानता नहीं मिलती अगर हम रिजर्वेशन को लेकर के आते हैं उसके बावजूद भी। ऐसा क्यों हुआ, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिजर्वेशन पॉलिसीज हैज नॉट बीन इनफ टू एड्रेस द डीप सीटेड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया। भारत में जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, कास्ट बेस में से मैं बोलूं कि मैं ब्राह्मण हूं, आप क्षत्रिय हो, ये यादव हैं, ये कुर्मी है, ऐसे करके बहुत सारी जाति
जनजातियां होती है, मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो मुझे ये सारी चीजें देखने को मिलती भी हैं। तो कहीं ना कहीं आपको भी पता होगा कि जो हमारा इंडिया है ना, उसके अंदर क्या होता है कि डीप सीटेड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है ना, वो अभी भी बहुत ज्यादा है। और कहीं ना कहीं इसको खत्म करने के लिए ही हम इस रिजर्वेशन को लेकर के आए थे। यानी कि रिजर्वेशन आने के बावजूद भी हमें ऐसा नहीं लगा या फिर हमें ऐसा देखने को नहीं मिला कि जो डीप सीटेड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है ना, वो कम हो जाए या फिर वो खत्म हो जाए। तो ये भी हमारा एक रीजन बनता है जिसके मदद से हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी है ना, उसे होना चाहिए, ताकि हम क्या कर सके, आने वाले समयों के अंदर जो हमारे पिछड़ी जातियां हैं उनको क्या करें, और ज्यादा सपोर्ट दे, ताकि वो और आगे बढ़कर समाज में कहीं ना कहीं वो भी एक इक्वल अपना स्टेटस बना सके और लोगों के बीच में समानताएं हो पाए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मेनी ओबीसी कम्युनिटीज स्टिल फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड द सोशल स्टिग्मा डिस्पाइट एंजॉयिंग द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसीज। तो कई सारे ओबीसी की कम्युनिटीज ऐसी हैं जिनके साथ अभी भी भेदभाव किया जाता है। कई लोगों का सोशल स्टिग्मा है, कुछ ना कुछ उसके ऊपर जैसे बोल देते हैं कि नीची जाति का है तो अगर ये पानी छू दिया तो आपको नहीं पीना है। तो इस तरीके से सोशल स्टिग्मा, ये सारी चीजें जो है वो अभी भी देखने को मिलती हैं। कब, जब हम बात करते हैं बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन पॉलिसीज, यानी कि भारत सरकार ने रिजर्वेशन पॉलिसीज दे रखी हैं, उसके बावजूद भी उनके साथ जो है वो भेदभाव किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि कहीं ना कहीं समाज में अभी भी डिस्पैरिटी है, और इस डिस्पैरिटी को अगर हमें कम करना है तो कहीं ना कहीं ओबीसी के अंदर जो सब कैटेगराइजेशन है ना, वो करना ही होगा, तभी जाकर के हम इन सारी चीजों को टैकल कर पाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जुडिशरी ऑन द सब कैटेगराइजेशन, यानी कि जो हमारा सब कैटेगराइजेशन है ना, अगर हम बात करते हैं सब कैटेगराइजेशन यानी कि एक कैटेगरी के अंदर भी कैटेगरी बनाना, तो उसके ऊपर हमारी जो जुडिशरी है, जो हमारी न्यायालय है, वो क्या कहती है, तो द 2005 रूलिंग, यानी कि 2005 की बात है। अभी हुआ क्या था, 2005 में हुआ ये था कि ईवी चेन्नई वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, यानी कि स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस ईवी चेन्नई जो था वो एक केस था। उस केस में ये हुआ, हैड हेल्ड द नो स्पेशल सब कोटा कैन बी इंट्रोड्यूस विद इन द कोटा फॉर द एससीज एंड एसटी फॉर द बेनिफिट ऑफ द कास्टेस आर ट्राइब दैट वर मोर बैकवर्ड देन द अदर्स ऑन दिस लिस्ट। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो कि मैंने एक लिस्ट बनाई, जैसे ओबीसी की लिस्ट है, ओबीसी की लिस्ट में 994 लोग हैं। अब इस 994 लोगों के अंदर हमने ये फिर से देखा कि ठीक है, ये तो लोग ऐसे हैं जो कि ओबीसी के अंदर भी हैं। अब इन 994 में मैं क्या करूंगा कि इन 994 के अंदर से मैं उन लोगों को निकालूंगा जो कि इनमें से और भी ज्यादा गरीब होंगे। तो कहीं ना कहीं कोटा के अंदर कोटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सब कैटेगराइजेशन बोलते हैं। तो इस तरीके की बात जो है वो ईवी चेन्नई वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के अंदर करी गई थी। और इस चीज को कहीं ना कहीं जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है ना, उसने क्या किया, इस चीज को नकार दिया, और उन्होंने क्या कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, कोई भी ऐसा प्रोविजन लेकर के नहीं आ सकते जिसमें भी हम क्या करें, कोटा के अंदर सब कोटा जो है वो लेकर के आए, जो कि हमारे एससी एसटी के लिए किया गया था। तो इसे कहीं ना कहीं खारिज कर दिया गया, इसे उस समय पास नहीं किया गया। तो अभी फिर क्या हुआ, अभी ये हुआ 2020 का वर्डिक्ट है। इस 2020 के वर्डिक्ट के अंदर हुआ ये था कि द 2020 वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रेफरिंग चेन्नई टू अ लार्जर बेंच वाज पास्ड इन अ स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह, in which the court examined the validity of 2006 Punjab law that created sub-classification within the SCs and sought to the resolve half of the SC quota and remain identified caste। कहने का मतलब ये है कि 2020 के अंदर जो हमारे स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह केस था ना, इस केस के अंदर हुआ ये कि जो हमारे पंजाब के एससी कम्युनिटीज थी, उनके अंदर हमने सब कोटा डिवीजन देखा। यानी कि हमने देखा कि भैया किस तरीके से जो कोटा के अंदर भी जो कोटा का डिवाइडेंट है, यानी कि उनका जो है वो विभाजित किया गया, सब कोटा के अंदर सब कोटा बनाया गया, और उसके अंदर बेसिकली हाफ यानी कि लगभग 50% जो कोटा है ना, वो दोनों के अंदर बांट दिया गया। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास 100% का रिजर्वेशन है, लेकिन मैंने देखा कि ठीक है, आपकी लिस्ट के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो और भी ज्यादा गरीब हैं, तो हमने क्या किया कि उनकी एक अलग से लिस्ट बनाई, और जो पहले आपको मैंने 100% दे रखी थी ना, अब उसको मैंने 50% कर दिया, और बाकी का 50% बचा हुआ मैंने उस दूसरी पार्टी को दे दिया। तो इस तरीके से यहां पर किया गया था। ये कब किया गया था, ये किया गया था 2020 में, जब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह केस के अंदर। अभी क्या हुआ था, इवन एज द जस्टिस रोहिणी कमीशन, यानी कि जो हमारे जस्टिस रोहिणी कमीशन थी ना, उन्होंने क्या किया, एग्जामाइन किया एक मैटर को, और 5 जजेस कमीशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन अगस्त 2020, यानी कि अगस्त 2020 के अंदर जो हमारी जस्टिस रोहिणी कमीशन थी, उसने क्या किया, 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की एक बैठक करी। उसके अंदर उन्होंने क्या किया, एग्जामाइन किया, और उन्होंने ये कहा कि सब कैटेगराइजेशन डिबेट रूलिंग द 2005 डिसीजन ऑफ अनदर 5 जजेस बेंच इन अ ईवी चेन्नई वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश मस्ट बी रिवाइज्ड। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने ये कहा, जो हमारी जस्टिस रोहिणी कमीशन है, उन्होंने ये कहा कि जो ईवी चेन्नई वर्सेस आंध्र प्रदेश है ना,
वो जो हमारा पहले इस पे क्या हुआ था कि ये जब केस चला था तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था, उस वर्डिक्ट को कहीं ना कहीं इन्होंने कहा था कि जी हाँ, इसको हमें रिवाइज करने की जरूरत है, इसे एक बार फिर से हमें देखने की जरूरत है, क्योंकि कोटा के अंदर सब कोटा की जरूरत जो है वो आन पड़ी है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका फायदा तो ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी ऐसे ही हैं जिनको इसका फायदा जो है वो नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरीके से बातें जो है यहाँ पर करी गई थी। अब हम बात करते हैं एंड ऑफ द डिबेट में अपना कंक्लूजन हम क्या दे सकते हैं। तो कंक्लूजन के अंदर हम बात कर सकते हैं कि सब कैटेगराइजेशन इज नेसेसरी to ensure that all economically and socially backward communities benefit equally from the reservation system। कहने का मतलब ये है कि जो सब कैटेगराइजेशन होती है ना, वो काफी ज्यादा नेसेसरी है, यानी कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिकली यानी कि आर्थिक, सोशली यानी कि सामाजिक, जो हमारे बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं उनके बेनिफिट को कहीं ना कहीं अगर हम सिक्योर करना चाहते हैं, उनके बेनिफिट को कहीं ना कहीं हम उन्हीं के पास पहुंचाना चाहते हैं और सारी बेनिफिट्स को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है ना, ये बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है, बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि इसे हम लेकर के आए और सब कैटेगराइजेशन करें कैटेगरी के अंदर भी। जैसे ओबीसी के अंदर भी हम और भी ज्यादा कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। सब कैटेगराइजेशन इज अ वे टू अचीव द वैल्यू ऑफ द सोशल जस्टिस, यानी कि जो सब कैटेगराइजेशन है ना, ये एक रास्ता है, ये रास्ता वहां तक जाता है जो आपको क्या करेगा, सोशल जस्टिस जो है ना वो आपको अचीव कराएगा। विच कुड बी इंक्लूडेड, जो कि है वो बना होगा, किससे बना होगा, बाय कंडक्टिंग प्रॉपर सर्वे। अगर हम क्या करते हैं, प्रॉपर सर्वे करते हैं, कंफर्मिंग विद द ऑल डेटा विद एन अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट मैटर। जैसे कि सारी चीजों का हम अच्छे से सर्वे करते हैं, जितने भी हमारी डाटाज हैं उनको हम अच्छे तरीके से अकाउंटेबल मैनर में कलेक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट मैनर में यानी कि पारदर्शी माध्यम से हम उस डाटा को कलेक्ट करते हैं। और उसके बेसिस पर अगर हम सब कैटेगराइजेशन लेकर के आते हैं तो कहीं ना कहीं समाज का जो सोशल जस्टिस है, जो सामाजिक न्याय है वो होगा। और लोग जो कि क्या हो चुके हैं, उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिल पा रहा है, उनको रिजर्वेशन का फायदा भी मिल पाएगा। तो ये देखा हमने पूरा आर्टिकल। आई होप कि इस पूरे आर्टिकल के अंदर आपको चीजें समझ में आई होंगी कि जो हमारा ओबीसी के अंदर कैटेगराइजेशन की हम बात कर रहे हैं कि सब कैटेगराइजेशन क्यों होना चाहिए, न्यूज क्या थी, क्या इसके फायदे, क्या इसके नुकसान है। फिर हमने देखा कि हमारा जो न्यायालय है यानी कि जो हमारी जुडिशरी है वो क्या कहती है इसके बारे में, और फिर हमने देखा कंक्लूजन। आई होप कि ये पूरा जो आर्टिकल है आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं कल किसी नए आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।